हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तुर्की आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने अरबी आक्रमण जो था पहले वीडियो में हमने पढ़ा दिया और उसके साथ साथ उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया हूँ। आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने अरबी मुस्लिम आक्रमण को अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ाया हूँ और उसके बाद उनसे जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको हमने करवा दिया हूँ। तो आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या तो तुर्की आक्रमण, तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुर्की आक्रमणकारी जो था अत्यंत क्या थे, कट्टर थे। ठीक है, उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगा दी और उन्हें नष्ट कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला देख सकते हैं, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या कर दिया था, आग लगा दिया था। कौन? तो तुर्की आक्रमणकारी जो थे। हालांकि अभी इसमें तुर्की आक्रमणकारी के बारे में मैं यहाँ पे संक्षेप में बताते जा रहा हूँ ये किस स्वभाव के थे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग महमूद गजनी के बारे में। इन्होंने ही सबसे ज्यादा यहाँ पे तबाही मचाया था इंडिया में। ठीक है, तो चलिए, मतलब तुर्की आक्रमण जो था इनका पहले स्वभाव जानते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये तुर्की आक्रमणकारी जो थे ये क्या कर दिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को में आग लगा दिया था। इनका विचार क्या था, ये जो तुर्की आक्रमणकारी था इनका विचार क्या था कि यह इनकी सोच जो है 100% सही है। सोच क्या है, 100% सही है और अन्य विचारधाराएं क्या है, गलत है। इनका मानना था कि मैं जो सोचता हूँ वो 100% सही है, बाकी की सोच जो है ना गलत है। इनका मानना था ये तुर्की आक्रमणकारी का। ठीक है, उन्होंने इस्लामी ग्रंथ को छोड़कर अन्य सभी ज्ञान पुस्तकों को जला दिया। ये जब भारत में प्रवेश किया, जब भारत में आक्रमण किया तो यहाँ पे तोड़ फोड़ पूरी तबाही मचाया, लूटपाट पूरा किया। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या किए, इस्लाम के ग्रंथ को छोड़कर बाकी यहाँ की जितने भी पुस्तकें थी सभी को क्या कर दिया, आग में जला दिया। ठीक है, आग में क्या किया, जला दिया। आप देखिए सभी पुस्तकों को जला दिया था। अब इसमें हम जानते हैं कि इसके आने का क्रम देखिए, आक्रमणकारियों का आने का क्रम क्या है। जो तुर्की आक्रमणकारी था उनमें कौन कौन आया था, पहले उनके बारे में। पहले अल्पकीन, उसके बाद सुबुक्तगीन और अंत में कौन आया, महमूद गजनी, जिसके आक्रमणकारियों का क्रम है ये, जिसके बारे में हम लोग गजनी वही के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो अल्पकीन था ये भारत पर आने का प्रयास किया था, आने का क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन आ नहीं पाया था। ठीक है, ये अल्पगीन जो है। लेकिन सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन तो आया था और यह क्या किया था, पंजाब के क्षेत्र पर जयपाल को हराया था, जयपाल को हराया था। ठीक है, कौन, सुबुक्तगीन, इस बात को ध्यान में रखिए। और गजनवी के बारे में तो अभी हम लोग आगे डिटेल में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन था। ठीक है, यही पंजाब पे किया था, राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, सुबुक्तगीन ने पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलकर सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, तो महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका फ्रेमिंग कर लेते हैं कि किस प्रकार से भारत में एंट्री किया था और क्या क्या इनका उद्देश्य था और किस मकसद से ये भारत में आया था। पहले हम लोग मैप के द्वारा, इंडिया का मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किधर से ये आया था और क्या क्या कारण इसका क्या था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इस मैप में देखते हैं, पहले इसका क्रम देख लेते हैं। जब ये सुबुक्तगीन के बारे में पहले बताते हैं। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, इनका पुत्र कौन था, महमूद, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। इसका कलर चेंज कर लेता हूं, महमूद गजनवी था। इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया था, पंजाब पर आक्रमण किया था। ठीक है, एक सेकंड, पंजाब पर आक्रमण किया था
और पंजाब पर का शासक उस समय कौन था? राजा जयपाल था। जयपाल था, हिंदू शाही था, ठीक है, हिंदू शाही था। इस प्रकार से आप लोग जान तो सकते हैं कि सुबुक्तकीन आया था। सबसे पहला आक्रमणकारी कौन है? देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहला आक्रमणकारी कौन है? यहाँ पे सबसे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी है तो सुबुक्तकीन है। ठीक है, कौन है? सुबुक्तकीन। देख सकते हैं ये क्या है? सुबुक्तकीन है। सुबुक्तकीन क्या था कि यहाँ पे अटैक किया था पहला, ठीक है। उसके बाद इसका ज्यादा कुछ विशेषता नहीं है इंडिया पे। उसके बाद इसका पुत्र होता है। इसका पुत्र कौन था? ये महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या था। पहले हम लोग यहाँ संक्षेप में समझ जाते हैं कि इसका कारण क्या था, तब हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, महमूद गजनवी इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया इन्होंने भारत पर। 17 बार आक्रमण किया भारत पर। भारत पर, ठीक है, भारत पर 17। कब किया था? तो ये 999 से लेकर 1027 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया था, ठीक है। इस क्रम में इन्होंने आक्रमण किया था। आगे है इसका सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध अटैक था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था इसका। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। को लूटा था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और यह सोमनाथ मंदिर कहाँ था? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात। गुजरात के राजा कौन थे उस समय? तो गुजरात के राजा था राजा भीम प्रथम। राजा भीम प्रथम था, ठीक है। राजा भीम प्रथम था। यह किस वंश के थे? तो यह सोलंकी वंश बोल सकते हैं। सोलंकी वंश के थे। सोलंकी वंश, या सोलंकी वंश को हम लोग चालुक्य वंश भी कहते हैं, ठीक है। चालुक्य वंश भी कहते हैं। इस यहाँ तक फैक्ट आप लोग का कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। तो इस समय आप लोग समझ गए पहले कौन आया था? सुबुक्तगीन आया था, जो कि पंजाब पर हमला किया था भारत पे, और राजा जयपाल को पराजय किया था। उसके बाद इसकी कोई ज्यादा जानकारी। उसके बाद महमूद गजनवी जब आता है तो ये भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। कब करता है? तो 999 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच, इसके बीच जो है करीब कितने बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है, ठीक है। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। उस वही आक्रमण, और कहाँ था? गुजरात में है। उस समय राजा भीम प्रथम थे, ठीक है। और सोलंकी वंश का शासक था कौन? राजा भीम। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। जब यह जब यह लूटा था तो कई सारे सोना चांदी, बहुत धन बहुत धन लूटे थे, ठीक है। देखिए, इनका मानना था क्या, ये आ गई जो मंदिर पे अटैक किया था, ये जो सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था, इनका कहना था कि लोग उस समय सबसे ज्यादा धन कहाँ पे हुआ करता था? उस समय सबसे ज्यादा मंदिर में ही धन हुआ करता था, क्योंकि वहां पे लोग बहुत सारे चढ़ाया करते थे। तो सबसे ज्यादा इकट्ठा धन इनको वहीं पे मिलता था। सोना से, चांदी से लेके धन वगैरह जितने भी चीज मिलते सब मंदिर में ही मिलते थे। इसलिए इन्होंने, मोहम्मद गजनी ने अटैक किया कहाँ पे? मंदिर पे किया। इस बात को आप लोग क्लियर हो चुके हैं? तो आप लोग इस बात को समझ चुके हैं। इतना ही था। और ये इंडिया के इस एरिया से मोहम्मद गजनवी अटैक किया था, ठीक है। इधर से मोहम्मद गजनवी पूरा अटैक किया था, और पूरा नीचे का एरिया जितना है गुजरात में, यहाँ पे बहुत तबाही मचाया था, ठीक है। इस प्रकार से आया था, ठीक। आप लोग यहाँ तक समझ, आप इसका डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या बात है। देखिए, यहाँ ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए, महमूद गजनवी का आक्रमण, यह जब आया तो यह कैस्पियन सागर से पंजाब तक सीधा शासन स्थापित किया। कैस्पियन सागर से कहां तक? पंजाब तक सीधा शासन किया।
जहां तक संभव हुआ उसने क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, अन्यथा उसने लूटपाट की और छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या है इसका कि यह इंडिया पर जब भारत पर आक्रमण किया तो जहां तक इसका शासन अपने अंडर में रहा वहां पे प्रत्यक्ष अपने आप अपने से नियंत्रण किया, ठीक है, अपने कंट्रोल में रखा। और जहां पे इसको लगा कि थोड़ा दूर है या फिर वहां पे हम लोग को जाना हमेशा के लिए रहना सही नहीं है, तो वहां जाके ये क्या किया, सिर्फ लूटपाट किया। क्या किया, लूटपाट किया। और लूटपाट करके क्या कर दिया, वहां पे छोड़ दिया, मतलब वहां पे आधिपत्य नहीं जमाया। लेकिन बहुत से एरिया भारत पे के एरिया पे क्या किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण भी किया था। लेकिन जैसे आप लोग का जैसे सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पे इसको लगा कि हम लोग यहाँ पे आधिपत्य नहीं जमाएंगे, लेकिन क्या किया, यहाँ पे लूटपाट करके और मंदिरों को जला करके छोड़ दिया। देख सकते हैं कितने सारे सोना वगैरह सब लेके यहाँ से चले गए। और साथ साथ क्या करता था, मंदिरों को भी जला देता था। इससे प्रमाण यही प्राप्त होता है कि इसने इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहा, इस्लाम का प्रचार पूरी जोर शोर से ये करना चाहा। और इनका कहना भी था कि मैं ही सही हूँ, मेरे इस्लाम में जो लिखा हुआ है वही सत्य है और सब कुछ गलत है। इनका मानना था, किनका, मोहम्मद गजनबी का, जो कि तुर्की मुस्लिम था। आप लोग क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात और मथुरा जैसे क्षेत्रों पर उसने केवल लूटपाट उद्देश्य से आक्रमण किया था। देखिए, गुजरात हो गया आपका, मथुरा हो गया, इन सब जगहों पर क्या किया, सिर्फ लूटपाट किया, और लूटपाट भी बहुत जोर शोर से किया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वह मंदिरों को नष्ट करता था, उन्हें लूटता था और जला देता था। क्या क्या करता था, वह मंदिर को सबसे पहले नष्ट करता था, तोड़ता था और उन्हें लूटता था। उनके अंदर में जितने भी खजाने होते थे, जितने भी सोना चांदी जेवर जवाहरात, जितने भी सारे पैसे धन कुछ भी होते थे, सभी को क्या करता था, लूट लेता था और बाद में उस मंदिर को क्या करता था, जला देता था। ये कौन करता था, तो ये करता था तुर्की मुस्लिम, जो मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, और इसके पहले के वीडियो में हम जब पढ़ाए थे अरबी मुस्लिम, तो वो इस इतने हद तक नहीं थे। ठीक है, वो यहाँ तक कि ये करते थे अरबी मुस्लिम कि यहाँ की अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ते थे। लेकिन इनका क्या काम था कि इनका था कि सिर्फ इस्लाम का ही बुक जो कुरान है वही रहेगा, बाकी बस सभी पुस्तक को क्या करते थे, जला देते थे। ये अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मंदिरों में अपार धन होने के समय इसको पता था ही कि क्योंकि मंदिर में ही अपार धन होता है, इसलिए यहाँ पे अटैक करता था मंदिरों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, उसने 999 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच लगभग 17 बार आक्रमण किया। ये चीज भी हम बता दिए हैं कि लगभग कब 17 बार क्या किया, आक्रमण किया, 999 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण है 1025 में। 1025 में जब यह आक्रमण किया था तो वो कहाँ किया था, सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर ही 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और उस समय सोलंकी या चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम था। देखिए, जब ये गुजरात पर आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे, भीम प्रथम थे। लेकिन भीम प्रथम उतने शक्तिशाली, उतने सामर्थ्य नहीं थे कि जो कि इनका सामना कर सके। तो इस वजह से इनका क्या हुआ, 1025 ईस्वी में अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा मंदिर को लूट लिया गया और मंदिर को तोड़ा भी गया, जलाया भी गया। ठीक है, तो ये तुर्की मुस्लिम का इस कदर से आक्रमणकारी था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से लूट मार करते हुए आगे बढ़ रहे थे पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महमूद गजनवी की सेना और विजय। देखिए, ये जो इतना मार काट जो किए, इतने शक्तिशाली, और यहाँ के राजा कुछ नहीं कर पाए, इनके पीछे कारण है। इनके पीछे कारण क्या है कि महमूद गजनवी की सेना में क्या होता था, इसके सैनिक घुड़सवार और तीरंदाजी में विशेष थे। कहने का मतलब है कि ये लोग घोड़े पर दौड़ते हुए तीर को इतने फास्ट चलाते थे, इतने अच्छे से चलाते थे, इसमें विशेषज्ञ थे, बहुत ही अच्छे अनुभवी के रूप में चलाते थे, जो कि इसका मुकाबला करने में दूसरे राजा को असमर्थ था। ठीक है, यह भी इसकी विशेषता है कि इनके सैनिक क्या थे, कुशल रहते थे, हमेशा लड़ाई करते तो हॉर्स राइडिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे, मतलब तीर धनुष चलाने में बहुत ही फास्ट थे। यहाँ तक कि घोड़े पे दौड़ते हुए इनका तीर का निशाना इतना जबरदस्त तरीके से लगता था कि इनका मुकाबला करने में असमर्थ हो जाता था आगे का आदमी। ठीक है, तो इस प्रकार से
इन्हें घुड़सवार और तीरंदाज में विशेष थे। ये बात को आप लोग समझ गए। इसकी विशेषता बता रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के। और इसका सबसे प्रभावशाली दल एक होता था, दल गाजी सैनिक था। देखिए, महमूद गजनवी का एक और दल होता था सेना में, तो उस दल का नाम था गाजी सैनिक था। दल गाजी सैनिक था। क्या था? गाजी सैनिक दल था। वह गाजी सैनिक दल का काम क्या होता था? ये गाजी सैनिक इस्लाम धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मतलब यह दल में क्या था, इस दल में जितने भी सैनिक रहते थे, इनका काम ही था कि हम लोग इस्लाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, ऐसा इसका था। और इस्लाम के प्रचार के लिए इन्होंने एड़ी चोटी एक कर दिया था। कौन सा दल? गाजी दल। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। गजनवी का 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण होता है, जब इन्होंने मारकाट पूरा करके पूरा तबाही मचाया। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो जब इनका अंतिम जब अंतिम समय था, तो गजनवी 1027 ईस्वी में भी भारत पर आक्रमण किया था। कई जाटों को मतलब वहां के जो उपद्रवी लोग जाट वगैरह सब जो विद्रोह किया था, उसको दबाने के लिए इन्होंने 1027 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया फिर से। ठीक है, और ये अंतिम आक्रमण था गजनवी का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर सोचते हैं, तो अरबी मुस्लिम और तुर्की मुस्लिम में हम लोग अंतर करके भी देख लिए कि अरबी मुस्लिम और तुर्की मुस्लिम ज्यादा कट्टर थे। इन्होंने ज्यादा उपद्रव मचाया था इंडिया पे, ठीक है, भारत पे, और ज्यादा से ज्यादा मारकाट करवाया था। ठीक है, और यहाँ तक कि जितने भी यहाँ के उस समय के मंदिर थे, जितने भी लोग थे, सभी का हत्या करवाया गया। सबसे ज्यादा महमूद गजनवी ने ही करवाया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो चलिए, हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिए। आगे देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में बाद कौन आता है। देखिए, थोड़ा-सा महमूद गज़नवी के दरबार में कुछ विद्वान भी रहते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, महमूद गज़नवी के दरबार में हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। महमूद गज़नवी के दरबार में कई विद्वान थे। पहला विद्वान था अलबरूनी। पहला विद्वान कौन थे? अलबरूनी। ये किसके दरबार में थे? तो महमूद गज़नवी के दरबार में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, तहकीक-ए-हिंद। किताब-उल-हिंद भी कहा जाता है, कि पुस्तक के रचयिता हैं। ठीक है, तहकीक हिंद बोलता है और उसको किताबुल हिंद पुस्तक के रचयिता है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? अलबरूनी। ठीक है, फिरदौसी क्या लिखे हैं? इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी है। फिरदौसी कौन सी पुस्तक लिखी है? तो शाहनामा पुस्तक लिखी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और उत्तबी जो थे, उत्तबी, ये किताब उल यामनी, जिसे तारीख है यामनी कहते हैं, उसकी पुस्तक की रचना की। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि महमूद गजनवी के दरबार में कितने विद्वान थे? अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, और कौन थे? उत्तबी थे। कौन कौन थे? अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, और उत्तबी थे। अलबरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की, फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक की रचना की, और उत्तबी ने तारीख यामिनी पुस्तक की रचना की। आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आप लोग समझते जाइएगा कि क्या क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में यह वंश लंबे समय तक नहीं चल पाया, और आगे जाकर अन्य लोगों ने गजनी शहर को बर्बाद कर दिया। आगे चल के धीरे धीरे गजनी शहर को क्या कर दिया? बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम महमूद गजनवी के बारे में पूरी डिटेल को पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है तुर्की मुस्लिम में ही एक आता है मोहम्मद गौरी के बारे में। अब हम लोग देखिए मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महमूद गजनवी जब चला गया, जब महमूद गजनवी का आक्रमण यहाँ पे समाप्त हो गया, जब गजनी वंश का समापन हो गया, तो उसके बाद तुर्की में ही आता है, तुर्की मुस्लिम ही आता है। कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसका इसका भी थोड़ा सा फ्रेमिंग करके हम लोग समझ जाते हैं, तब उसके डिटेल को पढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी, इन्होंने इंडिया पर 5 बार आक्रमण किया था।
5 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया। इनका तीन तीन प्रसिद्ध प्रसिद्ध आक्रमण है। इनका 3 प्रसिद्ध मतलब फेमस आक्रमण, इसका 3 प्रसिद्ध कौन कौन है? इनका 3 प्रसिद्ध आक्रमण है तराइन का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, या इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखेगा। या इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और इसकी हार हो गई थी, मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। ठीक है, और अगला आक्रमण है, और इसका 3 प्रसिद्ध में से पर दूसरा आक्रमण तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध ये हुआ था 1192 में। ये किसके बीच हुआ था? तो ये भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई? इसमें भी देखते हैं, इसमें किसकी जीत हुई? तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, और इसका एक और प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो यह है जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसको कि हम लोग चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1194 में। 1194 हुआ था। किसके बीच हुआ था? जिसमें हुआ था जयचंद के बीच, और कौन था? तो यही था मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें विजय कौन हुआ था? तो इसमें विजय हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र की हार हुई थी। देखिए, इनके 3 प्रसिद्ध आक्रमण को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, 3 प्रसिद्ध आक्रमण जो इसका हुआ था, इसको हम लोग समझ चुके हैं। और इन्होंने इसका एक और जानकारी मिलता है, इन्होंने लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इनका सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। आप लोग को हेडिंग के रूप में हम लोग समझा दिए। ठीक है, आप लोग को हेडिंग के रूप में हम समझा दिए कि किस प्रकार से था। अब हम लोग इसके डिटेल में पढ़ते हैं। और एक और जानकारी ले लीजिए, इसका गुलाम मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आगे जाके गुलाम वंश की स्थापना करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा गुलाम कौन था? कुवाचा था। और तीसरा गुलाम कौन था? यलदोज था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका गुलाम भी था मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा था, यलदोज था। इस बात आप लोग समझ चुके हैं। अब हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या कारण था, ये जो तराइन का युद्ध हुआ था क्या कारण था। हाँ,
तो इस बारे में अब हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ तक में आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ। अगर मैं एक बार फ्रेमिंग कर दूं तो एक बार आप लोग को क्लियर रूप से एक बार में समझा देता हूँ। देखिए, मोहम्मद गौरी का जब अटैक हुआ भारत पर, इसके पहले तो हम बता चुके हैं। इसके पहले तो हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। पूरा डायग्राम में भी हर चीज समझा दिया गया है। मोहम्मद गजनी के बारे में, एक तुर्की आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनी, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया। और उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी कौन था? तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी जब आया था, ये भारत पे लगभग कितने बार? 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया। उसमें क्या होता है, जब 5 बार आक्रमण किया तो इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। इन्होंने मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? लक्ष्मी के सिक्के। मोहम्मद गौरी के 3 प्रसिद्ध आक्रमण कौन कौन से हुए थे? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है उस समय, और पृथ्वीराज चौहान का ही नाम है पृथ्वीराज तीर्थ भी इसको कहते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो चुका। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा युद्ध है तराइन का दूसरा युद्ध, 1192 ईस्वी में हुआ था। 1100 कितना हुआ था? 92 ईस्वी में। इसमें हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इसके पीछे कारण है, जब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज चौहान की हारने का कारण है। ठीक है, अगला युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा होता है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जो कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। ठीक है, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है। तो अब हम लोग इसके डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करता है तो सबसे पहला आक्रमण इसने कहाँ किया? 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। 1175 ईस्वी में इसने कहाँ पे आक्रमण किया था? इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। इसने कहाँ किया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था, जो सिंध के एरिया में पड़ता है। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। दूसरा कहाँ करता है? गुजरात पर आक्रमण करता है। कब करता है? तो 1178 ईस्वी में करता है। इस बात को आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे और ध्यान में रखते जाएंगे। जहां सोलंकी या चालुक वंश के भीमदूत ने बुरी तरह से हराया था। देखिए, इसको क्या हुआ था, जब भीमदूत ने क्या कर दिया, इसको मोहम्मद गौरी को यहाँ से बुरी तरह से हरा कर भेज दिया था। मतलब ये मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए 1178 में, जो कि गुजरात पे आक्रमण किया, तो यहाँ पे कौन शासक था? भीमदूत ने, और भीमदूत ने इसे मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया था। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जब होता है 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा जाता है। पृथ्वीराज चौहान किनको हरा देता है? मोहम्मद गौरी को हरा देता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तराइन का दूसरा युद्ध जब होता है तो 1192 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1192 में। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही हरा दिया। ये देखिए, यहाँ पे हराने का कारण, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, इसको क्यों हरा देता है। देखिए, आप लोग समझिए, अगर ये इंडिया है, एक सेकेंड, अगर ये इंडिया है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर ये इंडिया है तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में जो हार जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में क्या होता है, गौरी ही क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। इसके पीछे कारण क्या था बताते हैं अब आप लोग को। इसके पीछे कारण यह था कि यहाँ पे कौन सा वंश था? चौहान वंश था। मतलब पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे कौन था? यहाँ पे देखिए ये था, यहाँ पे क्या नाम है इसका? जयचंद। यहाँ पे किसका शासन था? जयचंद। अब आप लोग को पता चलेगा कि जयचंद का क्या रोल था। जयचंद शासक था, पृथ्वीराज चौहान यहाँ था, और यहाँ से अटैक कौन किया था?
यहाँ से अटैक कौन किया था, इस एरिया से अटैक कौन किया था, मोहम्मद गौरी किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी, आप लोग समझिएगा, मोहम्मद गौरी यहाँ से अटैक किया। जब यहाँ से आक्रमण किया तो चौहान वंश पे आक्रमण किया, तो चौहान वंश एक बार तो इसको हरा दिया मोहम्मद गौरी को, और दूसरी बार क्या हुआ, दूसरा जब युद्ध होता है तराइन का, जब दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध जब होता है, इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हारता है। तो हारने का कारण देखिए, पृथ्वीराज चौहान जब दूसरा युद्ध में हार जाता है 1192 ईस्वी में, ठीक है, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं, इसके पीछे कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी, इसकी जो पत्नी थी, वह इसकी बेटी थी, जयचंद की क्या थी, बेटी थी। ठीक है, और इसका विवाह क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था जयचंद्र की बेटी से हुआ था, जो कि जयचंद्र जो है ना नाखुश था, क्या था, नाखुश था, पसंद नहीं था इसको, मतभेद था पृथ्वी चौहान से, इसको पसंद नहीं था। ठीक है, और यही जयचंद्र क्या किया, पृथ्वी मोहम्मद गौरी को निमंत्रण भेजा था कि आप आइए यहाँ पे अटैक कीजिए, यही जयचंद। ठीक है, आप लोग ये जयचंद को समझिए अच्छे से, यही जयचंद क्या किया था, मोहम्मद गौरी को आमंत्रण किया था कि यहाँ पे आइए इस पे अटैक करने के लिए। जब ये पूरी से एक बार तो ये मोहम्मद गौरी हार ही गया था पृथ्वीराज चौहान से, दूसरी बार जब अटैक किया तो ये पूरी बल के साथ, पूरी अपनी शक्ति को बढ़ा करके, पूरी सेनाओं को बढ़ा करके, बहुत ही शक्तिशाली बन के इसने दूसरी बार अटैक किया था। और चौहान को इस बात का पता चल गया था पृथ्वीराज चौहान के, इस बार वो बहुत बड़ी सेना के साथ हम पे अटैक करना, और बहुत ही कार्यशीलता के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ वो हम पे अटैक करने आ रहा है। तो चौहान वंश हालांकि जितने अगल बगल के जितने भी राजा थे उन सभी से मदद मांगे। ठीक है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान कई सालों ने राजा, छोटे छोटे जितने भी राजा थे, अपनी टुकड़ियों को इसको सपोर्ट में, पृथ्वीराज चौहान के सपोर्ट में भेजे। लेकिन जयचंद्र ऐसा राजा था, ये बहुत ही बड़े राजा था जयचंद्र, बहुत ही आधिपत्य इसका सबसे बड़ा था। इन्होंने एक भी टुकड़ी को इसका सपोर्ट में नहीं भेजा चौहान के वंश को, इन्होंने इसका सहायता करने से, चौहान वंश को सहायता करने से मना कर। सोचिए, इनकी बेटी खुद इसका इसके घर में रह रही है, मतलब चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान किसका दामाद है, जयचंद्र का दामाद है, फिर भी इनका सपोर्ट नहीं किया, खुद इसको मरवाने के लिए मोहम्मद गौरी को ये आमंत्रण किया था। ठीक है, और यही जयचंद्र इसका क्या किया, पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पूरी जोर शोर से इस पे हमला किया और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया तो उसके बाद कुछ समय बाद इसकी हत्या भी करवा दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी करवा दी जाती है, हत्या भी करवा दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या कारण था कि पृथ्वीराज चौहान जो पहले युद्ध में तो जीत चुका था, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हराने का क्या कारण था, इन्हीं का ससुर क्या किया, पृथ्वीराज चौहान का जो ससुर था कौन था, जयचंद था। ठीक है, यही इनको मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करके इस पे पृथ्वीराज चौहान पे हमला करने के लिए बुलाया था। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए। और अंत में जानते हैं लास्ट में क्या होता है, अंत में एक बात और आप लोग जान लीजिए, अंत में क्या होता है, यही मोहम्मद गौरी अंतिम में क्या करता है, यही जयचंद्र को, ये जो जयचंद था, जयचंद को भी यही मारता है लास्ट में। मारने का कारण पता है क्या था, इसका ये कहना था, मोहम्मद गौरी का ये कहना था कि जब तुम अपने बेटी और दामाद का नहीं हुआ तो तुम मेरा क्या होगा। इस वजह से इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने इस पे भी अटैक करके, जिसको कि हम लोग बोलेंगे चंदावर का युद्ध बोलेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में इसको भी मार देता है जयचंद्र को। ठीक है, तो देखिए आगे है कि चंद्रवरदाई, देखिए आगे है चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। इस बात को समझिए,
एक चंद्रवरजाई जी थे जो कि पृथ्वीराज रासो नाम की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के वर्णन के उसका जितना भी वर्णन था पृथ्वीराज चौहान का, जिसके बारे में लिखा है। कौन लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक में लिखा गया। लिखा कौन है? तो चंद्रवरजाई जी ने लिखा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे की घटना देखते हैं कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को हराया। अब आप लोग को समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग को समझ में आएगा 1194 ईस्वी में क्या किया। चंदावर के युद्ध में गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को भी हराया, क्योंकि गौरी को कौन आमंत्रण किया था? यही जयचंद्र बुलाया था। किसको मारने के लिए? पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए। लेकिन उसको पराजित करने के बाद अंतिम में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी हरा देते हैं। कौन? मोहम्मद गौरी। अब आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। 1196 ईस्वी में गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के आसपास का क्षेत्र सौंपकर वापस अफगानिस्तान चला गया और आगे जाकर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। यहाँ पे देखिए, समझिए इस बात को। इनके मोहम्मद गौरी के जो है ना 3 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन से थे? तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको क्या किया? इसको बोला कि जब मोहम्मद गौरी भारत से जाने लगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि आप जो है भारत की देखरेख कीजिए और आप ही यहाँ पे अपना शासन करके रहिए। ठीक है, मोहम्मद गौरी इसको कुतुबुद्दीन को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। इसी को यहाँ का शासन छोड़कर इसी के ऊपर चला गया। तो यह लगभग पंजाब से लेकर कहाँ तक? बंगाल तक का जो शासन था किसके अंडर में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या आगे जाके अपना गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना आगे जाके कर देता है। और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे अब आगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश को इस प्रकार पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग आप समझ गए कि मोहम्मद गौरी ने यहाँ से तो चले ही गए, लेकिन यहाँ पे क्या किया? गुलाम को छोड़ दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं पे हालांकि इनके गुलाम और भी थे, यालदोज थे और कुबाचा थे। तो यालदोज कुबाचा को तो अलग ही क्षेत्र दे दिया गया था उनको। ठीक है, उनको सिंध मुल्तान के क्षेत्र में दिया गया था और एक गजनी के इलाका उन सबको दे दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत के एरिया में पूरा ये पंजाब से लेकर बंगाल तक में दे दिया था एरिया। तो आप लोग इस बात को समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग को यही पता चलता है कि जितने भी शासक, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे, हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग पहले अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में हम लोग पूरे पढ़ा दिए थे, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूरी डिटेल में बताए हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? उसके बाद तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें विशिष्ट रूप से हम लोग किसके बारे में पढ़े? मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? मोहम्मद गजनी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़े। और मोहम्मद गजनी ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया, किस प्रकार से कौन कौन से एरिया को जीता, क्या किया, यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ हम लोग बताते हुए आगे बढ़ते गए। ठीक है, मोहम्मद गजनी का आक्रमण किस प्रकार से हुआ, कितना वर्ष तक यहाँ पे आक्रमण किया था, इस सारे डिटेल को हम लोग बताते हुए आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं मोहम्मद गजनी के दरबार में कई विद्वान भी थे। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के जरूर पूछेंगे कि फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? तो गजनी के दरबार में। यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं, इसलिए आप लोग हर टॉपिक को पढ़ते हुए जाइएगा। ठीक है, इस प्रकार के होते थे उस समय के जितने भी रहते थे ना गजनी के दरबार में जितने भी, तो इस प्रकार के ड्रेस, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहता था। ठीक है, इस प्रकार के माथा पे पगड़ी करके बांध करके इस प्रकार का ड्रेस ये सब पहना करते थे। ठीक है, इस प्रकार से मार काट किया करते थे। आगे जब आता है तो फिर मोहम्मद गौरी आता है। गजनी के चले जाने के बाद मोहम्मद गौरी आता है। ये भी कौन था? ये भी तुर्की था। ये भी ही तुर्की मुस्लिम था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी तुर्की मुस्लिम ही था। इन्होंने लक्ष्मी के सिक्के चले, हम लोग पूरे डिटेल में पढ़े और पूरे डिटेल को अच्छे तरीके से समझते हुए क्लियर कर दिए। तो अब आप लोग को से बस यही कहना है कि आप लोग
जितने भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में जाके आप लोग पिछली जितने भी हमने पढ़ाए हैं, आप लोग को पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को एकदम सीरियली क्रम में पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और साथ साथ उनका जिस चैप्टर को पढ़ाते हैं उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अभी हम लोग का मिडावल हिस्ट्री चल रहा है। मिडावल हिस्ट्री में हम लोग अरबी मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट किए थे, और अब आज पढ़ लिए हम लोग तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पढ़ तो लिए, अब इस चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा अगले वीडियो में। उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर उसी क्रम में बढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस चैप्टर को हम लोग का सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के आधार पर जितने भी टॉपिक बनाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे एनसीईआरटी के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।